तो फाइनली इस साल की मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म धुरंधर थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है, जिसे इस बार मैं सरप्राइजिंगली फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने गया था। बिकॉज मैं हमेशा कंप्लेन करता रहता हूँ कि हमारे आसपास में कोई थिएटर्स नहीं है, इसलिए मैं मूवीज नहीं देख पाता। बट ये फिल्म मैं 5 तारीख को सुबह 5 बजे उठकर अराउंड 200 किलोमीटर का ट्रेवल करके देख के आया हूँ। अब तुम पूछोगे कि तो मैं वीडियो 3 दिन बाद में क्यों डाल रहा हूँ। वेल, उसके पीछे भी कारण है। तो अगर तुम मुझे काफी पहले से देखते आ रहे हो तो तुम्हें पता ही होगा कि मैं मूवीज के रिव्यू बहुत कम देता हूँ। मैं ज्यादातर डिस्कस करता हूँ मूवीज को, मुझे रिव्यू से ज्यादा डिस्कस करना पसंद है। एंड मैंने सोचा कि अगर मैं रिलीज होते ही पहले दिन ही इस मूवी को डिस्कस कर दूंगा फिर तो सबको स्पॉयलर्स मिल जाएंगे। मैं डिस्कस करने वाला था बट तुम्हारा एक्सपीरियंस खराब हो जाता, इसलिए मैंने ऑनेस्टली 1-2 दिन का गैप लेना सही समझा। सो ये कोई फिल्म का रिव्यू नहीं है, मैं यहाँ सिर्फ फिल्म डिस्कस करने वाला हूँ, वो भी फुल डिटेल में। एंड दीज आर माई ऑनेस्ट थॉट्स अबाउट द फिल्म। सो देखो, इस फिल्म में बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में मुझे तुम लोगों से बिल्कुल डिटेल में डिस्कशन करना था। तो वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, इसलिए बिल्कुल एंड तक देखना। तो जैसा कि मूवी के प्रोमोज एंड टीजर ट्रेलर वगैरह को देखकर हमें एक बेसिक आइडिया लगी गया था कि मूवी किस बारे में होने वाली है, बट टीजर एंड 4 मिनट का ट्रेलर काटने के बाद भी मूवी में एक्चुअल में बहुत कुछ माल है। जहां सबसे पहले अगर हम इसकी स्टोरी को थोड़ा डिस्कस करें तो आर माधवन का कैरेक्टर, हु इज द चीफ ऑफ इंडियन इंटेलिजेंस, इंडिया में लगातार हो रहे टेरर अटैक्स को रोकने एंड उनसे डील करने के लिए एक सीक्रेट मिशन ऑपरेशन धुरंधर लॉन्च करता है। जिस मिशन में कुछ अंडरकवर स्पाइस मेनली रणवीर सिंह पाकिस्तान जाएंगे एंड वहां रहकर वहां के लोगों में घुल मिलकर इन टेरर अटैक्स को रोकने की कोशिश करेंगे। जिनका मैन मिशन होगा उनके ही देश में घुसकर इस टेररिज्म को जड़ से उखाड़ के फेंकना। जैसा कि मूवी के ट्रेलर में भी वो आर माधवन का डायलॉग था कि वी मस्ट इन्फिल्ट्रेट द वेरी कोर ऑफ द टेररिज्म इन पाकिस्तान। तो फिल्म की भी पूरी कहानी मेनली इसी टॉपिक के अराउंड इवॉल्व करती है। यहाँ शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कैसे रणवीर का कैरेक्टर पाकिस्तान में घुसता है, कैसे वो वहाँ के लोगों में घुलता मिलता है एंड कैसे धीरे धीरे वो वहाँ की पूरी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाता है। वहीं सेकंड हाफ में दिखाया जाता है कि वो वहाँ की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने के बाद कैसे उन लोगों को पॉलिटिकली आपस में लड़वा कर अपना मिशन कंप्लीट करता है। जहाँ सबसे पहली बात की अराउंड 90% फिल्म एंड इसका प्लॉट टोटली पाकिस्तान में ही बेस्ड है। मतलब कहने को तो ये एक स्पाई फिल्म है, बट आधी से ज्यादा फिल्म में तो सिर्फ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स चलती रहती है। फिल्म 3 घंटे 32 मिनट की है, जो कि बॉलीवुड में पिछले 17-18 साल में आई सबसे लंबी फिल्म है। इससे पहले इतनी लंबी फिल्म 2008 में ऋतिक रोशन की जोधा अकबर आई थी, जो कि 3 घंटे 33 मिनट की थी। बट बिलीव में भले ही ये 3.5 घंटे दिखने में लंबे लग रहे हैं, बट मैं इतनी लंबी फिल्म में लिटरली 1 सेकंड बोर नहीं हुआ। बिकॉज फिल्म का म्यूजिक, इसका एक्शन एंड एक्टर्स की एक्टिंग वगैरह मिलकर ये सारे एलिमेंट्स थ्रू आउट द फिल्म तुम्हें टोटली इंगेज रखते हैं। हाँ, अगर चाहते तो इसे भी आराम से कट करके 2.5-3 घंटे में लपेटा जा सकता था, बट आई पर्सनली बिलीव कि ये फिल्म इतना रन टाइम डिजर्व करती है। बिकॉज इतनी बड़ी फिल्म होने के बावजूद भी थ्रू आउट द फिल्म कहीं भी पेसिंग स्लो नहीं पड़ती। सरप्राइजिंगली पूरी फिल्म की पेसिंग एंड इसका स्क्रीन प्ले बहुत ही ज्यादा टाइट फील होता है, जिसके पीछे मेरे हिसाब से सबसे बड़ा हाथ फिल्म की एडिटिंग एंड इसके म्यूजिक का था। बिकॉज फिल्म की एडिटिंग भी इन्होंने उसी सिमिलर वे में किया जिस तरह से इन्होंने इसका ट्रेलर कट किया था। जैसे ट्रेलर में धीरे धीरे हर एक कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन आता है, वैसे ही फिल्म की कहानी भी चैप्टर्स में अनफोल्ड हो रही थी। पूरी फिल्म में आई थिंक 7 से 8 चैप्टर थे, जिसमें लगभग हर एक कैरेक्टर में एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया जाता है। जैसे 5वां कैरेक्टर दी जिन, जिसकी शुरुआती संजय दत्त के इंट्रोडक्शन से होती है। सो इस चैप्टर वाले एडिटिंग पैटर्न की वजह से तुम थ्रू आउट द फिल्म स्क्रीन प्ले से बिल्कुल इंगेज रहते हो एंड इसका स्क्रीन प्ले बहुत ही ज्यादा पोएटिक फील होता है। एंड सोचो तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि 3.5 घंटे की फिल्म में भी लोग बोर नहीं हो रहे। लोग एग्जाम्पल के लिए एनिमल का नाम ले रहे हैं कि वो 3 घंटे 21 मिनट की थी एंड वो बड़ी नहीं लगती, बट टू बी ऑनेस्ट मैं उसमें भी बोर हुआ था, क्योंकि एक बार को जब वो तृप्ति वाले सीन्स आने स्टार्ट होते हैं तब एक बार का ध्यान भटक जाता है। बट ये तो मुझे 3.5 घंटे की भी छोटी लग रही थी। लाइक फर्स्ट हाफ तो कब निकल गया मुझे पता ही नहीं चला एंड इंटरवल के बाद जो सेकंड हाफ आया वो मुझे टू बी ऑनेस्ट काफी छोटा लगा। सच में मैंने अपने दोस्त को बताया कि भाई 3.5 घंटे की फील ही नहीं हुई है। तो एंड इस चैप्टर वाले एडिटिंग पैटर्न से ना कहीं एक सीरीज वाली फीलिंग भी आती है कि तुम कोई अच्छी इंगेजिंग सीरीज देख रहे हो। और जो सेकंड चीज है वो है फिल्म का म्यूजिक। भाई शाश्वत सचदेव ने क्या ही बैंगर एल्बम प्रोड्यूस की है। लिटरली बंदे का म्यूजिक हर एक सीन में जान डाल रहा था, चाहे वो एंट्री सीन हो, एक्शन सीन हो, रोमांटिक सीन हो, हर एक सीन की मैन हाईलाइट बंदे का म्यूजिक ही था। एंड पूरी फिल्म का म्यूजिक बहुत ही ज्यादा एक्सपेरिमेंटल भी फील होता है। जैसा कि ज्यादातर मूवी 2000 के एरा में बेस्ट है, तो इसका म्यूजिक भी थोड़ा उसी वाइब का रखा गया है। जैसे थोड़ा रेट्रो एंड ओल्ड बॉलीवुड म्यूजिक का ज्यादा यूज हुआ है, जो कि सच में एक प्योर क्लासिक वाइब क्रिएट करता है। भाई मेरे लिए तो फिल्म का म्यूजिक ही था जिसके लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड था। शायद से इन्होंने 2 दिन पहले इसकी एल्बम रिलीज करी थी एंड वो सुनते ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि बहनचोद ये तो मैं पक्का फर्स्ट डे फर्स्ट शो थिएटर में देखने वाला हूँ। मैं भाई सिर्फ इसकी एल्बम थिएटर में सुनने के लिए गया था। बट पर्सनली बताऊं तो वो जो एक दिलजीत एंड हनुमान का इनका इजी इजी सॉन्ग था, वो मेरे हिसाब से इन्होंने लिटरली वेस्ट ही कर दिया। बिकॉज वो वाला गाना पहली बार तो ऐसे ही फुटबॉल वाले सीन में बैकग्राउंड में चलता रहता है एंड फिर फिल्म की एंड क्रेडिट्स में बजता है। आई थिंक उस गाने को किसी फाइट सीन में यूज करना बेटर डिसीजन होता। जैसे एनिमल में अर्जुन वेली बजाता वैसे ये बजता तो भाई मैं बता रहा हूँ थिएटर्स फट जाते। जिसके बाद अगर हम बात करें फिल्म की कास्ट एंड एक्टर्स की एक्टिंग के बारे में, तो सच बताऊं तो मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं इस फिल्म में एक्टर्स की एक्टिंग को एनालाइज कर पाऊं। बिकॉज भाई जिस भी बंदे ने इस फिल्म की कास्ट
कास्टिंग की है, मेरा सल्यूट है उसे। लिटरली हर एक कैरेक्टर अपने रोल में बिल्कुल परफेक्ट था। ऊपर से हर एक कैरेक्टर को सेटअप ही इतना ब्यूटीफुली किया गया कि कोई भी एक्टर मिसफिट नहीं लगता। फेवरेट की बात करूँ तो ऑब्वियसली मेरा ऑस्कर अक्षय खन्ना। मैं बता रहा हूँ ये ऑस्कर टाइप ऐसे ही होते हैं। भाई मैं आज खुद को बहुत ही ज्यादा खुशनसीब मानता हूँ कि मैं इस जनरेशन में पैदा हुआ जहाँ मुझे अक्षय खन्ना जी के मुख से माँ की चूत सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसा लग रहा है जैसे अब मेरी इस धरती पर आने का, यहाँ जन्म लेने का मकसद पूरा हो चुका है। शायद जीवन का सारी अक्षय खन्ना जी के मादर चौथ में छिपा था। भाई पूरी फिल्म में ओरा फार्मिंग का काम सिर्फ अक्षय खन्ना जी का था। बंदा चल रहा है तो सिनेमा, स्मोक कर रहा है तो सिनेमा, नाच रहा है तो सिनेमा, बोल रहा है तो सिनेमा, अगर किसी को गाली भी दे रहा है वही सिनेमा लग रहा है। लिटरली हर चीज में ओरा फार्मिंग। ऐसा लग रहा था जैसे फिल्म का मैन हीरो तो ये है एंड रणवीर तो कोई साइड कैरेक्टर है। एज यू नो फिल्म में अक्षय खन्ना ने पाकिस्तान के एक पावरफुल पॉलिटिशियन रहमान डकैत का रोल प्ले किया है। अब तुम खुद सोचो कि एक पाकिस्तानी पॉलिटिशियन जो इंडिया को हेट करता है, वो टेररिज्म को बढ़ावा देता है एंड इंडिया में 26/11 एंड और भी कई बड़ी टेरर एक्टिविटीज का पार्ट रह चुका है। एक ऐसे आदमी की एंट्री के ऊपर एवं हर एक मूवमेंट के ऊपर पूरा थिएटर चिल्ला रहा है। सोचो किसी भी एक्टर के लिए इससे बड़ी अचीवमेंट या फिर कोई एब्सोल्यूट सिनेमा मूवमेंट और क्या हो सकता है। आई डोंट नो। खन्ना साहब के अलावा अगर मैं किसी एक्टर को स्पेशली अप्रिशिएट करना चाहूंगा तो वो बंदा था ऑब्वियसली रणवीर सिंह। भले ही बंदा रियल लाइफ में कितनी भी बकचोदी करता हो, बट एक्टिंग के मामले में तुम कमी नहीं निकाल सकते। लिटरली पूरी फिल्म में इमोशनल सीन्स तो रणवीर ने ही कैरी किए थे, चाहे वो अपने देश से दूर बैठे एक स्पाई का ब्रेकडाउन हो या फिर 26/11 जैसी हार्ट ब्रेकिंग ट्रेजेडी का रिग्रेट। इन ऑल द इमोशनल बीट्स ही एब्सोल्युटली नेल्ड इट। भाई उस 26/11 वाले सीन में जहाँ सारे पाकिस्तानी खुशियां मना रहे होते हैं एंड रणवीर को रियलाइज होता है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो भी इस ट्रेजेडी का पार्ट है, तब तुम उसकी आंखों में देखना द वे ही पोर्ट्रेज दैट इमोशनल रोलर कोस्टर, आई मीन प्योर ब्रिलियंस। जहां उन्होंने हमें बंदे का रियल कैरेक्टर आर्क तो पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। फिल्म के एंड में जो पार्ट 2 का ग्लिम्स दिखाया उसमें तुमने दिखाई होगा कि रणवीर ने पार्ट 2 के लिए क्या ही क्रेजी ट्रांसफॉर्मेशन किया है। एंड जैसा कि फिल्म की एंड में रणवीर के कैरेक्टर को लेकर वो जो बहुत बड़ा रिवील किया जाता है, उससे आई एम श्योर कि पार्ट 2 और भी ज्यादा इमोशनल बीट्स पर फोकस करेगा, बिकॉज उसमें हमें रणवीर के कैरेक्टर की बैक स्टोरी दिखाई जाएगी एंड उस कैरेक्टर को प्रॉपर्ली एक्सप्लोर किया जाएगा। देखो फिल्म में वैसे तो बात करने पर सब कुछ ही परफेक्ट नजर आता है, बट एक चीज जो इस फिल्म को इतनी अच्छी बनाती है बट फिर भी लोगों को शायद इतनी नोटिस नहीं होगी, वो है इस फिल्म की राइटिंग। लेजिट भाई दिस इज द पीक राइटिंग आई हैव सीन इन एन इंडियन फिल्म इन द लास्ट फ्यू इयर्स। मुझे नहीं याद मैंने इन रिसेंट ईयर्स किसी इंडियन फिल्म में, स्पेशली किसी बॉलीवुड फिल्म में इतनी टॉप टायर राइटिंग विटनेस की है। यार इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग एंड कैरेक्टराइजेशन कितना परफेक्ट था। मूवी में अगर तुम याद करो तो कितने सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, बट इसके बावजूद भी मुझे कभी भी ऐसा नहीं फील हुआ कि किसी भी कैरेक्टर को साइडलाइन किया जा रहा है या किसी भी कैरेक्टर को सिनेमैटिक लिबर्टी के लिए यूज किया जा रहा है। राइटिंग के मामले में तो चाहे वर्ल्ड बिल्डिंग हो, चाहे कैरेक्टर्स हो, चाहे उनके डायलॉग्स हो, भाई सब कुछ ही पीक था। आई एम स्टिल वंडरिंग कि कैसे इन लोगों ने रियल लाइफ कैरेक्टर्स एंड रियल इवेंट्स को फिक्शन के साथ इतना स्मूथली ब्लेंड किया है। जब फिल्म में वो रेड स्क्रीन आती है एंड 26/11 की रियल रिकॉर्डिंग सुनाई जाती है, भाई वहां सच में मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं सिर्फ एक एक्शन फिल्म देखने गया था जिसका म्यूजिक अच्छा है एंड ट्रेलर वगैरह को देखकर मुझे यही एक्सपेक्टेशंस थी। ये रेड स्क्रीन एंड 26/11 ये तो मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। भाई टू बी ऑनेस्ट मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि धुरंधर में इतने इमोशनल मूवमेंट्स भी होंगे। एंड इस फिल्म की राइटिंग की सबसे बड़ी ब्यूटी है कि इट डजंट रश टुवर्ड स्पेक्टेकल। मूवी का एक्शन कहीं भी अननेसेसरी, रैंडम या ओवर द टॉप नहीं लगता एंड ना ही ये उसे दिखाने के लिए रश करती है। इसके बजाय फिल्म में टेंशन की मदद से बिग मूवमेंट्स बिल्ड किए गए हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल तुम फर्स्ट हाफ वाले उस एक्शन ब्लॉक से ले सकते हो जहां रहमान डकैत अपने लंगड़े चाचा की फील्डिंग सेट करता है। वो वाला सीन कितना परफेक्टली बिल्ड किया गया था। देखो नॉर्मली अगर मैं सच बताऊं तो आजकल मैं 2 पार्ट वाली फिल्मों से थोड़ा किलसा हुआ रहता हूं, बिकॉज बहुत सी बार सेकंड पार्ट के लिए हाइप बिल्ड करने के चक्कर में फर्स्ट पार्ट की मां बहन एक हो जाती है। 2 पार्ट्स बनाने के लिए या तो फिल्म की कहानी को रैंडमली कहीं से भी कट कर देंगे या फिर बहुत सी फ्रेंचाइज में उसका फर्स्ट पार्ट उसके सेकंड पार्ट के लिए बस एक एक्सटेंडेड ट्रेलर की तरह फील होता है। बट तुम नोटिस करना ये फिल्म 2 पार्ट के होने के बावजूद भी इसकी एंडिंग बिल्कुल भी अब्रप्ट नहीं लगती, बिकॉज फर्स्ट पार्ट अपनी स्टोरी का आर्क बिल्कुल कंप्लीट करता है, नेक्स्ट पार्ट के लिए थ्रेड्स छोड़े गए हैं। भाई मैं जेन्युइनली बताऊं तो मेरे लिए डायरेक्टर आदित्य धर की पहली फिल्म थी, बिकॉज मैंने अभी तक उरी भी नहीं देखी है, बट पहली फिल्म के बाद ही मैं बंदे के डायरेक्शन का फैन बन चुका हूं। बिकॉज टू बी ऑनेस्ट मैंने बहुत लंबे टाइम बाद एक ऐसी बिग बजट बॉलीवुड फिल्म देखी है जो इतनी ज्यादा रियल एंड ग्राउंडेड फील होती है। लाइक फ्रॉम द मेकअप टू द सेट डिजाइन नथिंग फील्स आर्टिफिशियल। हर एक सीन को देखकर पता चलता है कि इन्होंने एक्चुअल लोकेशंस पर शूट करने के लिए कितना हार्ड वर्क किया है। वरना तुम्हें तो पता ही कि आजकल की ज्यादातर बिग बजट मूवीज तो सिर्फ ग्रीन स्क्रीन पर शूट होती है, बट इस फिल्म के लिए तो दे लिटरली बिल्ट एन एंटायर पाकिस्तान, जिसे देखकर तुम कह नहीं सकते कि इन्होंने ये सेट बनाया है। ऑनेस्टली मेरे लिए तो इस साल की सबसे बेस्ट फिल्म है, क्योंकि मैंने तो इन रिसेंट
एंड टीयर्स इस लेवल का सिनेमा नहीं एक्सपीरियंस किया। आई नो कि इस फिल्म में भी कुछ कमियां है, ये भी बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं है। जैसे कुछ प्लॉट पॉइंट्स थोड़े प्रेडिक्टेबल फील होते हैं, कुछ सीन्स को थोड़ा एग्जीक्यूट किया गया है, बट फिल्म का एग्जीक्यूशन इतना तगड़ा है ना कि वो एक्सपीरियंस नहीं खराब करता। एंड आई नो कि बहुत से लोग रणवीर एंड सारा अर्जुन की एज गैप को लेकर भी मेंशन कर रहे हैं। पर्सनली मुझे भी पहले तो ये देखने में थोड़ा ऑकवर्ड लगा। मेरे हिसाब से अगर वहाँ कोई 25-26 की एक्ट्रेस रखते तो भी चल जाता। मगर जब मैं कल ऐसे ही फिल्म के बारे में बैठा बैठा सोच रहा था, तब मुझे रियलाइज हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि डायरेक्टर साहब दिखाना चाहते हैं कि 19-20 साल की बच्चियां ही 4 दिन के प्यार के लिए अपने बाप के खिलाफ खड़ी हो सकती है। मैं भी हो सकता है डायरेक्टर साहब निब्बा निब्बी वाली सिचुएशन दिखाना चाहते हो। मगर सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी फिल्म में एक चीज है जिससे मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत हुई। आई नो वो मेकर्स की गलती नहीं है, मेकर्स इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे, वो गलती है हमारे सेंसर बोर्ड की। भाई आई जेन्युइनली डोंट गेट द लॉजिक ऑफ आवर सेंसर बोर्ड। लाइक एक ए रेटेड फिल्म जिसका लिटरल मीनिंग ही 18+ होता है, उसमें भी गालियां म्यूट करने का क्या मतलब बना। आई नो इसके पीछे लोग बहुत सारे रीजन बना देंगे, बट ट्रूली मुझे ये देखते हुए बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा था। बात बात पे बंदा गाली दे रहा है एंड उसको कट कर दिया, बंदा गाली दे रहा है उसको बीप कर दिया। वो पूरी फील खराब कर रहा था फिल्म की। खैर आज के वार्तालाप को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि तुम्हें ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा, एंड अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, कोज मुझे उम्मीद है कि हम फिर मिलेंगे। बाय बाय।